नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तानी सियासत में अपोजिशन के हवाले से बहुत ही दिलचस्प किस्म की एक्टिविटी हुई है। एक ऐसी दिलचस्प एक्टिविटी जो हमें पाकिस्तानी सियासत की जो इस वक्त के मुहर्रकात हैं और उसकी एक डायरेक्शन है, उसे समझने में बड़ी हमें मदद मिलती है। और ये जो दिलचस्पी है, जो दिलचस्प हरकतें हुई हैं, उसका जिक्र उससे है जब ऐसा लगता है कि PMLN के लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि PMLN के डिजोर डिफेक्टो प्रेसिडेंट हैं, गालिबन डिजोर हैं या डिफेक्टो नहीं है, एक सब्जेक्ट टू डिबेट है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ऑपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करने की एक कोशिश की जब उन्होंने एक इशाये में पीपल्स पार्टी और ANP के लीडरों को बुलाया। तो हमें ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की ये हरकत जो है PMLN ही के दूसरे धड़े को बिल्कुल पसंद नहीं आई और शहबाज शरीफ साहब की लेजिटिमेसी को चैलेंज करने के लिए एक बिल्कुल बगावत का सा समा जो है हमें देखने में आया। पहले तो डिनर शुरू में यह है कि बिलावल भुट्टो, जो कि वापस पाकिस्तान पहुंच चुके थे दुबई से, उन्होंने खुद डिनर में शिरकत नहीं की, बल्कि उन्होंने जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, परवेज़ अशरफ साहब को और शेरी रहमान साहिबा को डिनर पे भेजा। ANP की तरफ से अमीर होती खान जो हैं वो डिनर में पहुंचे, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो इस्लामाबाद में थीं उन्होंने इस इशाइये में शिरकत करने से गुरेज किया। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के बाकायदा ऑफिशियल चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस डिनर में आने से गुरेज किया। डिनर में सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ी सी बातचीत की, लेकिन जो डिनर के खिलाफ रद्द अमल हुआ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से और फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, वहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मूव पीपल्स पार्टी के खिलाफ कम है बल्कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ की मूव ज़्यादा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 72 घंटों में शहबाज शरीफ साहब के पुराने दस्ते रास्त जनाब चौधरी निसार जो हैं, उनकी एक बार फिर 3 बरस की खामोशी के बाद उनकी पाकिस्तानी सियासत में, पंजाब की सियासत में उनकी वो नुमादार हो रहे हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 1990 की दिहाई के आखिर से 2018 तक की जो PMLN की सियासत है, उसमें शहबाज शरीफ साहब के राइट साइड पे अगर कोई खड़ा था तो वो चौधरी निसार उनके राइट साइड पे खड़े थे। 99 में जब कारगिल के बाद खूह हुआ, उस वक्त भी बताया यही जाता है कि शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार का एक वर्ल्ड व्यू या उनका देखने का अंदाज़ जो मुख्तलिफ था। और फिर 2013 से 2018 की सियासत में भी चौधरी निसार जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ थे और दोनों ये जो का कॉम्बिनेशन है, इसे एक बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन के तौर पे देखा जाता था। जहां नवाज शरीफ साहब एग्रेसिव पोजीशन लेते थे, वहां चौधरी निसार और शहबाज शरीफ उसे बैलेंस करते थे। अब इस मौके की अहमियत क्या है, जब हम टुकड़े देखते हैं तो हमें पता चलता है। सबसे पहले सुनते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इस इशाइये के हवाले से क्या रहता है। PDM के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। PDM में किसी ने वापस शामिल होना है तो उनको PDM का एतमाद बहाल करना होगा। कि PDM कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं, दरवाज़ा उस वक्त खुलेगा जब आप PDM का एतमाद बहाल करेंगे। वजाहत तलब की थी, वो कागज़ जो फाड़े थे उनको जोड़ कर पढ़ें और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। मरियम नवाज क्या कहती हैं वो भी सुन लें। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फ़राइज़ की जो या ज़िम्मेदारियाँ जो थीं उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे PDM का कोई लेना देना नहीं है। PDM का मौक़िफ़ आज भी इंटैक्ट है, PMLN का भी वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा और PDM का भी वही मौक़िफ़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। नाज़रीन, अब वक्त है इसका एनालिसिस करने का, इसका तज्जिया करने का। और पाकिस्तान के 3 माह-ए-नाज़ इंतहाई प्रोमिनेंट एनालिस्ट जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रोज़नामा इंग्लिश के अखबार डॉन के रेजिडेंट एडिटर जनाब फ़हद हुसैन साहब, वीडियो लिंक के ज़रिए मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर कराची से जनाब अज़हर अब्बास साहब, और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रोग्राम होस्ट जनाब साबिर शाकिर साहब इस्लामाबाद से, वीडियो लिंक के ज़रिए। साबिर शाकिर, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। मेरा इस्तदलाल और एनालिसिस ये है कि जो चीज़ हमारे सामने आई वो बज़ाहिरन ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी या ANP के ख़िलाफ़ झगड़ा है, शायद ये PDM के डायनामिक्स हैं, लेकिन मुझे शक और गुमान ये गुजरता है कि ये दर हकीकत PMLN के 2 धड़ों की जंग है, जहां शहबाज शरीफ साहब की जो एक लेजिटिमेसी है या जो कुछ वो करना चाह रहे हैं उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है।
उसमें अब तो ये बातें क्लियर हो गई हैं। सिचुएशन ये है कि मरियम सफदर साहबा और नवाज शरीफ साहब और उनका धड़ा जो है वो ऐसा कोई भी फ़िलहाल एक्ट नहीं चाहते कि जिसके नतीजे में इन हाउस तब्दीली आए और इन हाउस तब्दीली में शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज का कोई ऐसा रोल उनको मिल जाए कि जिससे पार्टी पे उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाए। तो जैसे ही कोई ऐसी एक्टिविटी होती है वो ये काम करते हैं और शहबाज शरीफ साहब पे हमलावर होते हैं, पहले अपने माउथ पीसेस के ज़रिए, फिर ख़ुद भी अगर ज़रूरत पड़े तो। ये कल वाला जो हुआ वो बुनियादी तौर पे तो ये शहबाज शरीफ साहब ने ही एक लीडर्स को बुलाया था और खाना खिलाने के लिए बुलाया था, और उसमें जब ये इशाइया ख़त्म हुआ तो कुछ ख़बरें चली या चलवाई गई कि उसमें पीडीएम के बारे में बात हुई है और पीडीएम की में पीपल्स पार्टी की वापसी की बात हुई है, एएनपी की वापसी की बात हुई है। तो आई थिंक वहाँ पे मरियम सफदर साहबा ने ज़रूरी समझा कि वो एंट्री डालें और शहबाज शरीफ साहब के जो पर हैं वो काटने की कोशिश की, बल्कि काटे उन्होंने, और उनको बताया कि जो आपने वर्ड यूज़ किया अपने इंट्रो में कि डिफेक्टो डिजोरे, तो उन्होंने बताया कि डिफेक्टो जो है मुस्लिम लीग की सदारत वो मेरे पास है, डिजोरे शहबाज शरीफ साहब हैं, और डिजोरे का काम बस यही है कि जब उनको कोई रोल दे दिया जाएगा वो करेंगे, बाकी सब की सब पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैं दूंगी। और उसके असरात आपने देखा कि इस दौरान पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब मैदान में आए, फिर वहीं पे उनकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई, फिर वो ख़ुद आई और उन्होंने आके बाकायदा तौर पे बड़े एग्रेसिवली और गुस्से में थी आज उन्होंने बात की। जब पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी शहबाज शरीफ साहब ने जाना है, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ रब्ता हुआ, उनको बताया गया कि भाई हमारी पॉलिसी, हमारी लाइन ये है, लिहाजा आप भी ज़रा क्लियर कर दें। और जैसे ही शहबाज शरीफ साहब गए हैं तो उन्होंने भी जो गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने बता दिया कि पीडीएम से मुराद क्या है और पीपल्स पार्टी की हैसियत और उर्फी क्या है। तो ये सारी चीज़ें असल में शहबाज शरीफ साहब को उनकी डिस्ग्रेस के लिए ज़्यादा की गई हैं और उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शहबाज शरीफ साहब के खाने पे आई थी, और अगर खाने पे बुला के उसके बाद ये हाल करना है तो एएनपी ने भी रद्द-ए-अमल दिया और पीपल्स पार्टी ने भी। बिल्कुल सही है, मेरे साथ रहे। वेरी इंटरेस्टिंग। फहद हुसैन साहब, मरियम नवाज साहिबा ने यह साबित किया है गुज़िश्ता 24 घंटों में कि शहबाज शरीफ साहब डिजोर ऑप्टिक्स की हद तक जो है दिखाने के लिए वो ज़रूर हो सकते हैं पीएमएलएन के सरबराह, लीडर, प्रेसिडेंट, लेकिन दर हकीकत जो पावर है वो उनके पास है। डिफेक्टो लीडर जो है पीएमएलएन की वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिब है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा कबल वक्त है इस तरह की जजमेंट जो है वो पास करना। मुझे ही लग रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो दो मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं वो अब उभर कर एक बार फिर सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये पहली बार तो नहीं हो रहा, यानी ये तो हमें अच्छी तरह मालूम है और इसमें कोई कभी किसी ने इसकी तरदीद भी नहीं की कि पीएमएलएन में दो मुख्तलिफ राय हैं, दो मुख्तलिफ बयानिए हैं, और वो कभी एक ऊपर आता है और कभी दूसरा आता है। अब इसमें ये कहना कि वो एक बयानिया जो है वो दूसरे को जोर ज़बरदस्ती से उसको नीचे गिराना चाह रहा है, मेरे ख्याल में ये सियासत का जो फ्लो है उसमें अगर आप इसको देखें तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। शहबाज साहब ने की एक तर्ज सियासत है वो मुख्तलिफ है, मरियम साहिबा की मजीद जारहाना तर्ज अमल है उनकी सियासत का। उनकी सियासत पीडीएम को एक उरूज पर लेके गई, उसके बाद मसले खड़े हो गए, वो जो इत्तेहाद है वो उस तरीके से फाल नहीं रहा। उसके बाद शहबाज साहब जो हैं वो बेल पर बाहर आए हैं, उन्होंने कुर्सी सदारत संभाली है, अब वो अपनी तरह की सियासत कर रहे हैं, मुतारक नजर आ रहे हैं। असल सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए पीएमएलएन में दो मुख्तलिफ बयानिए तो हो सकते हैं लेकिन फैसला साज एक ही है और वो है मियाँ नवाज शरीफ। जो वो कहेंगे वही पॉलिसी होगी। चुनाचे उनके नीचे ये इस तरह का उतार चढ़ाव चलता रहता है और ये चलता रहेगा, लेकिन जब तक बिल्कुल क्लियरली ये हमें वाज़ेह नहीं होगा कि मियाँ नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, तब तक मेरा ख्याल है ये एक इंटरनल जिसे कहते हैं कि एक तरह की रस्साकशी है जो कि नई नहीं है, एक जो पीएमएलएन की रवायत है उसी को आगे बढ़ा रही है।
फहद हसन साहब, आप तो रेड जोन्स के हवाले से एक डायरी भी लिखते हैं, अपना एक कॉलम लिखते हैं दारुल खिलाफी की सियासत के हवाले से। आप हमें क्या बताएंगे कि शहबाज शरीफ साहब और जो न्यूट्रल ग्रुप है PMLN का, वो एक तरफ खड़ा है और ऐसा लगता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो फर्मली मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के ग्रुप में। क्या हम ये बात बिल्कुल क्लियर है? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त उस तरीके से जो ग्रुपिंग्स है ना, उनको हम अगर फॉर्मलाइज कर दें कि नहीं जी फलाना जो शख्स है वो इस तरफ है, वो दूसरी तरफ है। अगेन देखिए, मेरा नुक्ता क्या है, जब मियां नवाज शरीफ एक फैसला करेंगे कि हमारी जमात ने अब अगले 1 साल में 2 साल में इलेक्शन तक ये हिकमत अमली अपनानी है, तो तमाम लोग फिर वही पॉलिसी फॉलो करेंगे। ये इस वक्त इसलिए चल रहा है क्योंकि पहले एक जारहाना पॉलिसी चल रही थी जिसको मियां नवाज शरीफ साहब खुद लीड कर रहे थे। उसके बाद शहबाज साहब PDM का कोलैप्स हुआ या गैर फाल हुआ, फिर शहबाज साहब आए। अब नहीं तो शहबाज आपके हिसाब से कहां है? कुछ खामोश। शहबाज शरीफ साहब का क्या स्टेटस है कि अगर वो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, वो एक इनिशिएटिव लेते हैं PMLN के प्रेसिडेंट की हैसियत से, तो उनको तो रिबफ कर दिया गया है, चेकमेट कर दिया गया, उनका रास्ता रोक दिया गया है, उनको एम्बैरस कर दिया गया है। नहीं, देखिए मेरे ख्याल में आप इसको ना डॉक्टर साहब इसको एज अ प्रोसेस देखें। और अगर आप देखें PMLN की सियासत के शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब कब से, यानी 90s से हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से मामला चल रहा है और उसको कभी को गुड कॉप बैड कॉप कहता है। अभी आपने अपनी इब्तदाई में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से जब भी कोई जरूरत पड़ती थी तो मियां शहबाज शरीफ और चौधरी निसार जो है इनकी कॉम्बिनेशन था वो करता था। आपके ख्याल में ये तमाम तर ये जो रोल वो प्ले करते हैं उसकी अफादियत खत्म हो गई है? आपके ख्याल में जिस तरीके से PMLN आगे जा रही है और वो अपना फ्यूचर देख रही है, उसमें शहबाज साहब की खत्म हो गई? मेरे ख्याल में बिल्कुल खत्म नहीं, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। मजहर अब्बास साहब मरियम नवाज साहिबा ने अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए ये भी कहा है कि हम जब चाहें पंजाब की हुकूमत गिरा सकते हैं, हमारे पास नंबर है, हम पंजाब की हुकूमत को वी कैन सेंड देम पैकिंग, बेसिकली घर भेज सकते हैं, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते हैं। इससे पहले साबिर शाकिर साहब को आपने सुना कि वो कह रहे थे कि शायद शहबाज शरीफ साहब इन हाउस चेंज लाने में कोशा हैं और मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये नहीं चाहते कि इन हाउस चेंज लाई जाए। आपको क्या समझ आती है? शुक्रिया मोहित साहब। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि अगर थोड़ा सा पीछे ले जाऊं मैं आपको, जब 12 अक्टूबर 1999 हुआ था, उस दिन जब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ बनाया गया था तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार बराबर वाले कमरे में थे और उस वक्त सईद बेदी साहब ने जो मशवरा दिया मियाँ साहब को कि जी शहबाज और निसार साहब को भी इस सिलसिले में एतमाद में ले लिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्हें रहने दो, ये फैसला हो चुका है। इसका मतलब अगर हम बहुत ही दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मियां नवाज शरीफ बाज़ मामलात में अब शहबाज शरीफ को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो बिल्कुल शहबाज शरीफ उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि उसका शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर वो नवाज शरीफ का साथ छोड़ देते हैं तो उनकी हैसियत मियां मंजूर भट्टो से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उनके पास कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, कोई पॉपुलर बेस नहीं है। और वो बेस जो है वो नवाज शरीफ साहब के ही पास है, मरियम नवाज के ही पास हो। और अब जो तीसरे शख्स उभर के आ रहे हैं वो शाहिद खाकान है, और वो किसी भी एक ऐसे मौके के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को ज़्यादा प्रोमिनेंस दी जा रही है और दी जाएगी आने वाले। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का पॉलिटिकल मेंटल और उनका एहतमाद आप शाहिद खाकान अब्बासी ले रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप को डिस्प्लेस करेंगे, ये आप कह रहे हैं? ये बात उसी तरफ जा रही है। अब ये बात किस हद तक पॉलराइज्ड होती है, कितनी पॉलिटिक्स पॉलराइज्ड होती है, लेकिन शहबाज शरीफ वाले जो रास्ता है उसको मियां नवाज शरीफ की हिमायत हासिल नहीं है। वो ज़रूर वो कहते हैं कि चलो तुम कोशिश करके देख लो, वो GT रोड के बाद भी उन्होंने कहा कि तुम कोशिश करके देख लो। अब अगर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मरियम नवाज साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की और अब शायद किसी हद तक मौलाना फजलुर रहमान की, वो पीपल्स पार्टी से क्यों तसादुम की राह इख्तियार कर रहे हैं? शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ ये है कि पीपल्स पार्टी से तसादुम की राह इख्तियार करके हमें मिलेगा क्या, हासिल क्या होगा? उसमें जो इतनी एक्सट्रीम पोजीशन जो शाहिद खाकान अब्बासी की, आप जबान तो देखें ना, यानी ये जबान वो है जो वो PTI के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस जबान पे आप पीपल्स पार्टी क्यों पीपल्स पार्टी को क्या पड़ी है कि वो आपके पास जाएं? पीपल्स पार्टी को क्या पड़ी है कि वो PDM में वापस जाए?
पीपुल्स पार्टी अपना एक इत्तेहाद बना सकती है, वो जैसा तैसा भी इत्तेहाद हो। तो मुस्लिम लीग नून की ये स्ट्रैटेजी लग रही है कि चूंकि शायद नवाज शरीफ या मरियम नवाज को ये लग रहा है कि जो अपीलें अब एकदम टेकअप हुई हैं, इन अपीलों के नतीजे में अगर ये अपीलें मुस्तरद होती हैं तो वो जाहिर है उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। वो अपने तौर पे एक पार्टी को जरूर जो है वो करेंगे, और उसकी क़यादत मुझे नहीं लगता कि उसकी क़यादत, शायद जल्दी ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी क़यादत शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ सौंपेंगे। ये मुझे इसका आई हैव माई सीरियस डाउट। और जिस तरह की बातें आ रही हैं अभी पीडीएम में, देखिएगा आप, पीडीएम का जो इजलास होगा उसमें शहबाज शरीफ भी होंगे, उसमें शाहिद खाकान भी होंगे, उसमें एहसन इकबाल भी होंगे, उसमें मरियम नवाज भी होंगे। अब ये तीनों जो हैं ये बिल्कुल एक लाइन लिए हूँ। ये वो लाइन नहीं है जो शहबाज शरीफ की लाइन है, ये वो लाइन है कि नहीं, पीपुल्स पार्टी जब तक माफी नहीं मांगेगी पीपुल्स पार्टी को वापस नहीं होगी। शहबाज शरीफ पीपुल्स पार्टी को वापस लाने, वो आज मौलाना फजलुर रहमान के पास गए और मौलाना फजलुर रहमान ने भी मोर और लेस वही मौके ब्रेक में ले लूं मजहर साहब, मैं ब्रेक ले लूं। मुझे शक ये है कि मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है, मसला पीएमएलएन के आपस के दो धड़ों का है। पीपल्स पार्टी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंच रहा। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की जो लेजिटिमेसी है उसे चैलेंज किया गया है पीएमएलएन के अंदर। ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं चौधरी निसार की एंट्री का क्या मतलब है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि गुज़िश्ता 72 घंटों में चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो एक बार फिर पंजाब की, पाकिस्तान की सियासत पे नुमादार हुए हैं। चौधरी निसार इस सियासी ढांचे में हमेशा से शहबाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त रहे हैं। ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि 2013 और 2018 की जो सियासत थी पीएमएलएन की, उसमें चौधरी निसार साहब को प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी समझा गया और शरीफ ख़ानदान के अंदरूनी जो हल्का था, ये जिसको अब आप कह सकते हैं कि जो मरीम नवाज साहिबा का धड़ा है, उसने कभी भी चौधरी निसार को बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा। उनको अपने मुखालिफ के तौर पे देखा, उन पे हमेशा एक शक रहा। चौधरी निसार साहब से पूछा गया अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए वो क्यों आए हैं इस मौके पे, क्यों नमूदार हुए हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन ये थी। मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूं, बिल्कुल आपको यकीनदानी होनी चाहिए। कहूंगा इमरान खान को, और मैं दाएं बाएं से कोई उनका मुतलका बंदा आता है तो मैं कहता हूं कि ठंडा करके खाएं। हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नज़र को इकट्ठा लेके चलना होता है। आज इस मुल्क को इंतहाई ज़रूरत है इफ़हाम व तफ़हीम की और कौम को मुत्तहिद करने की, तकसीम करने की नहीं। मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ, ये वो शख्स कह रहा है, ये वो सियासतदान कह रहा है जिसे पंजाब की और पाकिस्तान की सियासत का इंतहाई मंझा हुआ खिलाड़ी जो है करार दिया जा सकता है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से एक सवाल पूछा एक अखबारी नुमाइंदे ने कि चौधरी निसार अली खान ये कहते हैं कि मैं बच्चों की सियासत को नहीं मानता। जवाब में मरियम नवाज साहिबा का क्या रद्द-ए-अमल था? नेक्स्ट क्वेश्चन साबिर शाकिर साहब, जनाब क्या हो रहा है? अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब कुछ बातें की गई। एक बात तो ज़हन में रखिए कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ही पार्टी के कायद हैं और उन्हीं की अपनी गिरफ्त है, वोट बैंक भी उन्हीं का है, और शहबाज शरीफ साहब उसके बाद आते हैं। अब दरमियान में आ गई हैं मरियम सफदर साहिबा, और मरियम सफदर साहिबा अब शहबाज शरीफ साहब को या हमजा शहबाज को अपनी गैर मौजूदगी में ऐसा कोई रोल अदा करने के लिए, देने के लिए तैयार नहीं है कि जिससे पार्टी उनके हाथ से निकल जाए। वो शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, महदूद ओवर उनसे करवाते हैं, टेस्ट मैच के लिए उनको नहीं मैदान में उतारते, महदूद ओवर, एक आध ओवर दे दिया जब उनको ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि ये कोई ना कोई क्या कहना चाहिए, बॉल को गड़बड़ करना चाह रहे हैं और अंपायर से मिल गए हैं या मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो फौरन उनसे बाल ले क्या करना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ और एक स्टेटमेंट देके। लेकिन शहबाज शरीफ साहब देखें जी, सीधी सी बात है, चौधरी निसार की एंट्री की क्या सिग्निफिकेंस? पीपल्स पार्टी चौधरी निसार साहब को एक साइड पे रखें। मरियम सफदर साहबा ने चौधरी निसार के लिए भी वही ज़बान इस्तेमाल की है जो शहबाज शरीफ साहब के लिए की है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का पीडीएम से क्या लेना देना, वो तो अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन लीडर के तौर पे उनके जो फ़राइज़ हैं वो उन्होंने पूरे कर दिए, खाना बुला के पार्लिमानी लीडर्स को। पीडीएम का कोई ताल्लुक नहीं है
रात वाले इवेंट से, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को पीडीएम से भी दूसरे और तीसरे दर्जे का प्लेयर कहा और ये हमने अभी प्रोग्राम में ये शॉट भी चलाया। उन्होंने कहा कि वो तो एक खाना था, वो एक अपोजिशन लीडर का खाना था और अपोजिशन लीडर के जो फ़राइज़ होते हैं वही उन्होंने अदा किए हैं, पीडीएम से कोई लेना देना नहीं था ये बात। फिर वो लंदन क्यों जाना चाह रहे थे? वो कोई इलाज के लिए थोड़ी जाना चाह रहे थे शहबाज शरीफ साहब, वो इसीलिए कोई मिन्नत तरला प्रोग्राम ही था अपने भाई का कि मुझे अगर कोई रोल मिल रहा है, पीपल्स पार्टी भी तैयार हो रही है, पीपल्स पार्टी खुद कह चुकी है कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाएं, हमजा शहबाज को सीएम बना दें, मरकज़ में लाएं, शहबाज शरीफ साहब को पीएम बना दें, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो ये मिन्नत तरला प्रोग्राम करने वो जा रहे थे कि मेहरबानी करें भाई जी, आप मुझ पर एतबार करें, मैं आपके दस्तरस से बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे कुछ ना कुछ फ्री हैंड दे दें और एक एफर्ट करने दें। वो उनको इमरान खान साहब ने रोक लिया और ये जूम की मीटिंग नहीं हो सकती थी, बल्कि उसके अगेंस्ट इसके लिए जाके मिलना क्यों जरूरी था? ये मेरा ख्याल है कि कॉल किसी फेक नंबर से, मेरा ख्याल है कि बिल मुशाफा जो दिल मोम करना था ना, वो बिल मुशाफा ज़्यादा हो सकता था। अच्छा, आपको मालूम है कि हमारा एक कल्चर है और अगर छोटा भाई बड़े भाई के जाके पाँव में बैठ जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। तो वरना व्हाट्सएप पे तो मज़ा नहीं ना आता, व्हाट्सएप पे तो मरीम साहबा भी रोज़ाना करती हैं बातें या वीडियो लिंक के ज़रिए, तो जाके जो बात करनी थी उसमें कुछ उन्होंने चीज़ें भी शेयर करनी थी कि कोई मेरी चीज़ हो सकती है, मुझ पे भरोसा करें। तो ये तारीख है कि जरा मज़र आवाज़ साहब, आप तो कराची से बैठे हुए, जी मैं एक सेकेंड, मज़र अब्बास साहब आप कराची से बैठे देख रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद की और पंजाब की सियासत को, आपको क्या समझ आता है कि चौधरी निसार साहब की एंट्री इस मौके पे होना, जब शहबाज शरीफ साहब भी मुतहरिक नज़र आते हैं, इसकी अहमियत क्या है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब पहली मरतबा इस्लामाबाद आए थे अपनी रिहाई के, तो उन्होंने चौधरी निसार से कांटेक्ट किया था, कांटेक्ट हुआ है दोनों का। चौधरी निसार को थोड़ी सी शहबाज शरीफ साहब से शिकायत ये है कि जब 2018 के इलेक्शन में टिकट का मसला आया था और उनको टिकट ना देने का फैसला किया था, तो शहबाज शरीफ चुप रहे, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया उस मसले पर, और वो जाहिर है वो चीज़ उन्हें हर्ट हुई। तो चौधरी निसार की जो एंट्री है और जिस तरीके से उसकी एंट्री को रोका जा रहा है, उससे जाहिर है चौधरी निसार मेरे नुक्ता नज़र से सिर्फ एमपीए बनने तो नहीं आ रहे। तो अगर वो आ रहे हैं तो वो किस तरीके से होगा? पहले भी 1-1.5 साल पहले उनका नाम आया था कि जी, जब कोई कंसेंसस नहीं बन रहा था कि चौधरी निसार पे कंसेंसस बना जाए, लेकिन चौधरी निसार का प्रॉब्लम ये कि उन्हें ना पीटीआई के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल है, ना मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई हिमायत हासिल है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर कोई इंटरम सेटअप हो तो शायद चौधरी निसार जो है की अहमियत हो, लेकिन उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी अपनी उसकी कि जी अगर मैं कोई इस तरह का कानून आ गया और फिर एमपीए का हल नहीं लिया मैंने, तो फिर जो है वो मसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है चौधरी निसार अपने आप को पॉलिटिकली आइसोलेटेड भी फील कर रहे हैं कि अब अगला इलेक्शन आने वाला है, 1-1.5 साल में इलेक्शन आने वाला है, तो उन्होंने कोई ना कोई तो पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखानी है, वरना तो लोग कहेंगे कि जी 3 साल आपने एज एन एमपीए 1-1.5 साल में आने वाला है, 1-1.5 साल में ही होगा ना सर। अक्टूबर 2023 में सुना है इलेक्शन होगा। चले वो देख लेते हैं अक्टूबर 2023 में होगा या अक्टूबर 2022 में होगा या एंड ऑफ 2002 होगा, लेकिन 1 साल बाद अच्छा तो ये क्या प्रेडिक्शन है कोई हो जाती है? नहीं, बहुत सी अक्टूबर 23 में नहीं इलेक्शन। फहद हुसैन साहब, आप पे इल्जाम है कि आप दारुल खिलाफे की सियासत की खबर रखते हैं। हाँ अच्छा, बिफोर टाइम होगा। साबिर शाकिर साहब, आप दोनों पे ही इल्जाम है, आप पे भी फहद हुसैन पे। वो दारुल खिलाफे की खबर रखते हैं, आप दारुल खिलाफे के दूसरे हिस्से की खबर रखते हैं। ये कह रहे हैं इलेक्शन पहले ही हो जाएगा। नहीं, देखिए साबिर शाकिर साहब के पास जितनी खबरें होती हैं, मैं तो उसके करीब ही नहीं, क्योंकि साबिर शाकिर साहब जो हैं वो इसमें जो जिसे कहते हैं कि जो डीप इनसाइडर हैं इस्लामाबाद के, उसमें साबिर साहब के तो करीब भी नहीं आता। लेकिन देखिए ये इशू इलेक्शन का अभी मेरे ख्याल में इतना प्रोमिनेंट नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन अभी होने वाले हैं, नज़र भी नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे कोई इस तरह का प्रेशर है भी सही, तो वो अभी डेवलप नहीं हो रहा। हाँ,
हाँ, ये जरूर है देखिए कि प्रेशर इस टाइम पंजाब में है और सारी गेम पंजाब में हो रही है। पंजाब में अगर कुछ ऊंच नीच होती है या कोई गड़बड़ होती है या वहां पे कोई तब्दीली होती है तो फिर जो जनरल इलेक्शन है उस पर डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट होगा, अगर वो हो तो तब तक तो है, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है चौधरी निसार का क्या रोल है? लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब देखिए, हाँ अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए चौधरी निसार का ये तो क्लियर है कि उनका पीटीआई के साथ तो अब कुछ नहीं है, मतलब कोई उनकी किसी तरीके से भी कोई गेम नहीं बनती। पीछे रह गया पीएमएलएन से जिस तरह के भी हमने डिस्कस की कि चौधरी निसार साहब जो है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ना होने के बराबर है, और मरियम साहबा का जो आपने शॉर्ट सुनवाया उसमें तो क्लियर हो गया। इशू देखिए यही जो मैं जो नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा था ना कि इस टाइम जो पीएमएलएन की जो हम मामलात की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब में चेंज लाना या सिर्फ पीडीएम में कुछ उसको मजीद फाल करना, ये तो इवेंट्स हैं। इस टाइम जो लार्जर इशू है पीएमएलएन की सियासत के अंदर वो ये है कि इस पार्टी ने आगे मुस्तकबिल में किस डायरेक्शन में इवॉल्व करना है। 2023 का इलेक्शन जो है उसने उसी जो है लबो लहजे में लड़ना है, उसी पोजीशन में लड़ना है जो उसने 2018 में लड़ा था, या पीडीएम का जो लबो लहजा था, या उसने अपनी सियासत को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक डिबेट है जो इस टाइम पीएमएलएन के अंदर है, और इसमें डिपेंड करता है न सिर्फ अगले 2 साल में क्या होना है, लेकिन 2023 के बाद अगला 5 साल 2028 तक उसमें क्या होना है। साबिर शाकिर साहब, चौधरी निसार को ना तो पीएमएलएन में वेलकम है ना पीटीआई से उनका नेक्सस है, तो करेंगे क्या? नहीं, मैं एक बात, फहद साहब ने अभी बात की है। फहद साहब मेरे बॉस रह चुके हैं और अभी भी बॉस ही हैं, तो मज़हर अब्बास साहब भी बॉस रह चुके हैं, अभी भी हैं। तो मैं ये जो कबल वक्त इलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, बिफोर टाइम इलेक्शन, ये मुस्लिम लीग नवाज़, अब पूरी कोशिश है मुस्लिम लीग नवाज़ की कि अब इलेक्शन कबल वक्त ना हो। वो ये चाहती है कि इलेक्शन पूरे अगस्त में असम्बली, अगस्त 23 में असम्बली पूरी मुद्दत करे और इलेक्शन हो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, 23 क्यों 2023 अक्टूबर के आखिरी। क्यों? वजह वो ये चाहते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाए और वो क्वालिफाई करार दे दिए जाएं और इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त मिल जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी जो लाइक माइंडेड जमातें हैं वो ये चाहती हैं और वो चाहेंगी और वो कोशिश करेंगी, बल्कि होगा कि इलेक्शन बिफोर टाइम हो, इलेक्शन बिफोर टाइम हो, और वो उस वक्त हो जब नवाज शरीफ साहब और मरियम सफ्दर साहिबा की डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार हो और उनके रिंग में आने का चांस कम हो। एक इलेक्शन उनकी मौजूदगी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन में एक और इलेक्शन हो। तो ये जो है, ये मैं इस सेंस में ये कह रहा हूँ, और मुझे पूरा बल्कि यकीन है कि इलेक्शन बिफोर टाइम ही होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प तज्जिया, बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस, बहुत ही पते की बड़ी दूर की बात कर दी है, बहुत दूर की कोड़ी लेकर आए हैं साबिर शाकिर साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि बदलती हुई मईशत जो है वो किस हद तक पाकिस्तानी सियासत पर असरअंदाज हो सकती है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले आपने सुना कि साबिर शाकिर साहब जो पाकिस्तान के बहुत ही बड़े पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के इस्लामाबाद के दारुल खिलाफे और रावलपिंडी के ज़माने के बहुत बड़े इंसाइडर हैं, उनका ये कहना था कि पीएमएलएन की इस वक्त कोशिश ये है, मरियम नवाज साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की, कि इलेक्शन जो है वक्त से बाद में ही हो, कहीं अक्टूबर 2023 में हो, जबकि पीटीआई और पीपल्स पार्टी ये चाहेंगे कि इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके हवाले से मुझे कुछ और एदाद शुमार आपके सामने रखने हैं। गुज़िश्ता 48 घंटे में पाकिस्तान के एक इदारे ने, पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटिंग कमेटी ने अपने एदाद शुमार की मदद से ये दावा किया, ये क्लेम किया कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो 3.94% से उसने ग्रो किया है, और जो डेटा सामने आया है गुज़िश्ता 11 माह में। ये वो चीज़ थी जिसे अपोजिशन ने और मीडिया ने कहा ये जोक है, चूँकि इससे पहले वर्ल्ड बैंक, IMF के जो एदाद शुमार थे या अंदाजे थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान की इकॉनमी 1 से 2% के दरमियान ग्रो करेगी। खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो हदफ रखा था वो 3% का था। ताहम ये जब एदाद शुमार सामने आए उसके बाद मैंने बहुत से बैंकिंग सर्कल से, इकोनॉमिस्ट से और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो मॉनिटर करती हैं उनके साथ मैंने ये एदाद शुमार शेयर किए।
और उनसे मैंने पूछा कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो क्लेम है इसे आप कैसे देखते हैं, तो जवाब ही मिला कि कुछ तो हुकूमत एग्जैजरेशन कर रही है, लेकिन इकॉनमी 3 से 4% के दरमियान हमें ग्रो करते नजर आती है। मुमकिन तौर पे इसमें वीकनेसेस भी हैं, लेकिन 3 to 4% की इकॉनमी ग्रो करेगी वगैरह वगैरह। अभी मैं आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के मुमताज़ बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब लिमिटेड जो है, ये उनका ट्वीट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे जून 2018 से अब तक सीमेंट की जो प्रोडक्शन और सेल्स है, ये उनके फिगर्स हैं, उसमें 71% इजाफा हुआ है। जो ऑटो मार्केट है पाकिस्तान में, वहां सेल्स में 67% इजाफा हुआ है, यानी 67%। फर्टिलाइजर और खाद जो है उसमें 56% इजाफा हुआ, स्टील में 41% इजाफा हुआ, केमिकल में 32% इजाफा हुआ, फूड आइटम जो है 31% सेल्स में इजाफा हुआ, टेक्सटाइल में 23% इजाफा हुआ, ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज जो है उसमें 14% इजाफा, पावर में 12% इजाफा, टेक्नोलॉजी की कंपनीज में 8% इजाफा सेल्स में, और एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में 3% इजाफा हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इकॉनमी इसी तरह से बेहतर परफॉर्म करती रही तो फिर हुकूमत की फॉर्चून्स और अपोजिशन की फॉर्चून्स जो हैं किस तरह से मुतासर होंगी इससे। मजहर अब्बास साहब, योर टेक ऑन इट। देखिए, पहली चीज तो ये कि जब मैंने कहा कि 2023 से पहले इलेक्शन होंगे तो आपने उसको संजीदा नहीं लिया। जब उसको उसकी थोड़ी वजाहत साबिर शाकिर ने कर दी तो मैंने तो सवाल पूछा, मैंने सवाल फेंका बाकी सब पे। यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये जो आपने इतने आदादो शुमार आरिफ हबीब साहब के बताए, ये सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन महंगाई कितने फीसद है और महंगाई 2022 में कितने फीसद होगी, ये इम्पोर्टेंट है। एक आम आदमी के लिए जो ये चीजें हैं ये बहुत इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी अहमियत उसके लिए रखता है कि उसकी तर्ज जिंदगी में कितनी बेहतरी आई। और हमारे यहाँ परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर हमारे यहाँ महंगाई कंट्रोल होगी, और महंगाई कंट्रोल जो है वो उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नजर आते हैं। परसेप्शन वो है जो मीडिया बनाता है, एक परसेप्शन जो वो है मीडिया और ऑपोजिशन की एक हकीकत क्रिएट करते हैं, टेलीविजन के जरिए, अखबारों के जरिए, इदारियों के जरिए। अच्छा ठीक है, आप जाएं, आप जरा मार्केट चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। एक है ना, आप जाइए कल बाजार चले जाएं, मैं रोज जाता हूं, तो आपको क्या लगता है महंगाई नीचे आई है? देखिए, चीनी 100 रुपए से ज्यादा है, उसके अलावा बाकी सब चीजें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है जितना हम कह देते हैं। नहीं तो आप जाके चिकन को देख लें, फिर गोश्त तो था ही महंगा, मटन पहले, वो तो नहीं, मटन और गोश्त आम आदमी का मसला नहीं होता। अच्छा चले इसको ऐसे कर लेते हैं, आम आदमी का मसला रोटी होता है। नहीं गोश्त तो खैर मटन खाना ही मुश्किल हो गया। नहीं ठीक है फहद हुसैन, अगर अब से और अगले चंद माह में जो मईशत की बेहतरी है ये एक आम आदमी को थोड़ी बेहतर फील होने लग जाए तो इसका सियासत में क्या इफेक्ट होगा? देखिए फिर वही बात है हमारे यहाँ। देखिए, अगर आप जिसको हम आम आदमी को डिफाइन करते हैं ना, अगर उसकी जिंदगी में तब्दीली आई तो यकीनन सियासी तब्दीली भी उसी तरह आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि बिलियनर जो है वो ट्रिलियनर हो रहा है। फहद हुसैन, डॉक्टर साहब देखिए, ये बात मगर साहब बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। एक मैक्रो देखिए ना, हाँ देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो दोनों की अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त ये जो वक्त है जब एक मिड टर्म का तकरीबन 2.5 साल हुए हैं, इस टाइम मैं और आप और इकोनॉमिस्ट और ऑपेड राइटर्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फिगर्स हैं वो कितने स्टेबल हैं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन सीजन जो है वो करीब आएगा तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो उसमें वो इंपॉर्टेंट होती जाएगी। और उसमें बात दुरुस्त है, महंगाई और बेरोजगारी, आप जितने सर्वेज देखें, जितने सर्वेज होते हैं, ये जो अभी पिछले दिनों बाई इलेक्शन हुए इसमें भी सर्वेज होते हैं, उनमें ओवरवेलमिंग जो लोगों के लिए जो इशू है वो यही दो हैं, महंगाई और बेरोजगारी। अगर इन दोनों में कुछ बेहतरी आनी शुरू होती है, यानी कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी अगर आ रही है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट डायरेक्टली इंपैक्ट करता है महंगाई और बेरोजगारी को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट है वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वो जो मर्जी कर लें, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
अच्छा, लेकिन फहद, ये जो इंडस्ट्री की एक्सपेंशन है, क्या आप देख रहे हैं कि सीमेंट की सेल ज़्यादा हो रही है, जो आप देख रहे हैं कि ऑटोज इतनी बिक रही हैं, गाड़ियां तो आपको साफ खुला नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा बिक रही हैं, मोटरसाइकिल बिक रहा है, स्टील की प्रोडक्शन और उसकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, केमिकल बिक रहा है, फूड बिक रहा है, टेक्सटाइल बिक रहा है। आप समझते हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही है, सिर्फ जो है ये सिर्फ फिगर्स, ये नहीं, इकोनॉमी तो बेहतर हो रही है लेकिन इससे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में मैं क्या समझता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, असल चीज़ है कि डेटा क्या कहता है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान में चंद एक सेक्टर जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के फिगर्स जो हैं वो बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, वो बिल्कुल। लेकिन हमने तो मजमूई तौर पर देखना है ना, यानी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, टेक्सटाइल्स की जो इंडस्ट्री है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंस्ट्रक्शन में जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, ये सब कुछ आया है। लेकिन डॉक्टर साहब, मजमूई तौर पर जो आप देखेंगे, मजमूई तौर पर आप देखेंगे, एदादो शुमार तो बिजनेस के आपके सामने आ रहे हैं। देखिए ना, सीमेंट आपका ज्यादा बिक रहा है, ऑटो ज्यादा बिक रही है, गाड़ी बिक रही है, फर्टिलाइजर, स्टील। मैं कह रहा हूँ वो कौन सा सेक्टर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो बता दें। जबानी तो हम कहते हैं, वो कौन सा सेक्टर है जो फेल हो गया। मैं जहां तक है जी महंगाई का ताल्लुक, ये बात ध्यान में रखें कि ये फैक्ट है कि चीज़ों ने तो ऊपर ही जाना है, चीज़ों ने नीचे नहीं आना। ये पूरी दुनिया में एक चल रहा है। जो चीज़ें हम बचपन में जिस कीमत पे ख़रीद रहे थे उससे कई सौ गुना ज़्यादा इस वक्त हैं। ऐसा असल है कि क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाई जाए, और क़ुव्वत ख़रीद जो है हमारा एग्रीकल्चर का शोबा, काश्तकारी और किसान, जो कि 65% आबादी से रिलेटेड है, वहाँ में मेरा बैकग्राउंड भी वही है, वहाँ पे तो खुशहाली है। मैं आपको बड़े धड़ल्ले से कह देता हूँ, वहाँ पे पैदावार भी बढ़ रही है, वहाँ पे ज़मीनों के ठेके भी बढ़ रहे हैं, वहाँ पे खुशहाली मौजूद है। और असल चीज़ इधर आ जाते हैं फिर हम कारोबारी तबका तो ये महंगाई कौन कर रहा है? ये हम 5 लोग फ़र्ज़ करें, हम 5 हैं तो 5 का मुख्तलिफ बिज़नेस है, एक का कपड़े का है, एक का किराने का है, एक का, तो हम एक दूसरे को के पैसे निकाल रहे हैं ना, हम सारे आपस में अमीर हो रहे हैं। और ये नहीं है कि कोई ये पैसा जो है वो कहीं बाहर जा रहा है, पैसा तो हमारी अपनी पॉकेट्स में ही आ रहा है ना, कारोबारी लोगों की जेबों में आ रहा है, हम जैसे ही ख़ानदान है उनकी जेबों में जा रहा है। सिर्फ एक तबका मुतासर हो रहा है, वो है कम आमदनी वाला और तनख्वाहदार तबका, जिनके तनख्वाह कम है, और जो मजदूर तबका है वो महंगाई से अफेक्ट हो रहा है। और उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई भलाई का काम करें। लेकिन वो सवाल मेरा वही रह गया, जिसमें से एक मजाक की शक्ल निकल आई है। सवाल मेरा वही रह गया साबिर शाकिर साहब कि अगर इकोनॉमी की बेहतरी इसी तरह से होती रही जैसे कि हमें नज़र आ रही है, तो जाहिर है इसके सियासी असरात भी होंगे। अगर हुकूमत मईशत को बेहतर कर लेती है और एक ट्रिकल डाउन जो बॉटम इफेक्ट होता है, तो फिर तो जाहिर है कि इसके इफेक्ट बेहतर भी होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी भी 65% आबादी हमारी है देहातों में, जिनका पेशा है काश्तकारी। वो बहुत खुश हैं क्योंकि गंदम की कीमत बढ़ गई, गन्ने की कीमत बढ़ गई, चावल की कीमत बढ़ गई, जो स्पोर्ट्स प्राइस है वो बढ़ गई हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। हाँ। और असल जो मैनेज करने वाली बात है, बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब। मेरा वक्त खत्म हो गया। साबिर शाकिर, फहद हुसैन साहब और जनाब अजहर अब्बास साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, बात थोड़ी हंसी मजाक की तरफ चली गई। वो तो सही है कि मीडिया में तो जो एडवर्टाइजमेंट थी, जो स्टैटिक एडवर्टाइजमेंट थी, उससे बहुत सा एडवर्टाइजमेंट डिजिटल मीडिया की तरफ चला गया, इंटरनेट की तरफ चला गया, यूट्यूब की तरफ चला गया, तो टेलीविजन चैनल्स को उसमें नुकसान भी हुआ। लेकिन बाकी इकोनॉमी की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको बेतहाशा प्रोडक्शन नजर आती है, सेल्स बड़ी नजर आती है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद की किसी तरफ निकल जाए तो आपको धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन हो रही है, धड़ाधड़ मजदूर आपको काम करता नजर आ रहा है। और मेरा सवाल यह था कि अगर इकोनॉमी इसी तरह से बेहतर परफॉर्म करती रही तो फिर इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी होंगे, इसके सियासी असरात भी होंगे, और शायद मीडिया अभी तक इसको एकोमोडेट नहीं करना चाह रहा, इसको इदारी अखबारों के जो हैं इसे अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे कि इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।